देखो सामने, अपन ने कल है ना औरंगजेब के बारे में पढ़ लिया, उत्तराधिकारी संघर्ष थे वो भी अपन ने देख ली। ठीक है, आज अपन करेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात। कौन सी नीति? धार्मिक नीति। और धार्मिक नीति में सबसे पहले अपन देखते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब है, ये मैंने आपको बता दिया था कि कट्टर मुसलमान था, धर्म विरोधी था और गाजी की उपाधि धारण इसने की थी। जितने भी औरंगजेब से पहले शासक बने थे उन सभी शासकों में सबसे क्रूर शासक था और ये चाहता था कि मैं ही सब कुछ हूं, यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है ना। धार्मिक नीति का मतलब यहाँ इन्होंने हिंदुओं के मंदिर थे ना, उन मंदिरों को तोड़ना शुरू करवा दिया। सबसे पहली बात, जितने भी हिंदुओं के मंदिर थे इन मंदिरों को तोड़वाने के आदेश इन्होंने दे दिए। दूसरी बात है, इन्होंने सिखों के ऊपर इनसे पहले जितने भी शासक हुए वो सिखों के ऊपर कलमा खुदवाते थे। क्या खुदवाते थे? कलमा, है ना। सिखों पर कलमा खुदवाते थे। इस कलमा खुदवाना को क्या कर दिया इन्होंने? बंद कर दिया, रोक लगा दी इसके ऊपर कि आगे से आपको कलमा नहीं खुदवाना है। ठीक है। इन्होंने अपने दरबार में फारसी त्योहार, ईरानी जो त्योहार थे गयासुद्दीन बलबन के द्वारा चालू किए गए थे, जैसे आपका नौरोज है। कौन सा है? नौरोज। इस नौरोज के ऊपर इन्होंने क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। तीसरी बात, चौथी बात है, ये है झरोका दर्शन। कौन सा दर्शन है? झरोका दर्शन। ठीक है। इस झरोका दर्शन के ऊपर भी इन्होंने क्या कर दिया? रोक लगा दी। झरोका दर्शन का मतलब, जब ये मुगल काल यानी मध्यकालीन जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने एक ऐसी परंपरा शुरू की थी जिसे कहा जाता है झरोका दर्शन। झरोका दर्शन का मतलब, जब आप कोई महल वगैरह देखते हो तो उसमें कुछ वो बारिशी छोड़ी हुई होती है। ठीक है ना, झरोके छोटे छोटे, और उनमें बैठ करके राजा या फिर इनकी जो बेगमें होती थी वो जनता से क्या करती थी? डिस्कस करती थी, बातें करती थी। ठीक है ना। इस कारण से दर्शन उनको देती थी। तो ये झरोका दर्शन था, किन्होंने बंद करवा दिया? औरंगजेब ने। है, अकबर ने करवाया था, औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। एक इन्होंने मुहत्सिब मुहत्सिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। कौन से व्यक्ति की? मुहत्सिब नामक अधिकारी की। ठीक है। इनका काम है, एक तो आपको यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, कौन से स्थल? सार्वजनिक स्थल। उन सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। उन मादक पदार्थों के प्रयोग पर इन्होंने क्या कर दी? रोक लगा दी। तो उसकी देखरेख के लिए इन्होंने मुहत्सिब नामक अधिकारी को नियुक्त कर दिया। तो सार्वजनिक स्थल पर मादक सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थों पर रोक। एक एक इनके द्वारा जो वेश्याएं होती थी, कौन? वेश्याएं। ठीक है ना। वेश्यावृत्ति में जो लिप्त महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, उनको उनके ऊपर भी इन्होंने रोक लगा दी और कहा था कि यदि आपको यही कार्य करना है तो आप इस देश से बाहर जाकर के क्या करो? ये काम करो। ऐसा करने वाला कौन था? औरंगजेब था। वेश्यावृत्ति जो धंधा था इनका, इसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी। सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थ जो का प्रयोग होता था इनके ऊपर रोक लगा दी। साथ ही साथ इन्होंने कहा, इन लोगों का जो मुहत्सिब था इनका प्रयोग मतलब है आपको एक तो माप व तोल पर ध्यान रखना है। माप तोल पर कि कोई तोल में कमी नहीं दे रहा है, कमी नहीं कर रहा है, बराबर उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा, ऐसा भी इनके द्वारा कर दिया गया। ठीक है ना। और इनके द्वारा, और यहाँ बनारस में जो हिंदू मंदिर थे, बनारस में भी था, सोमनाथ में भी था। ठीक है ना। इन हिंदू मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया? जजिया कर। यानी ये जो जजिया कर था ये गैर मुसलमानों पर, मैंने आपको बताया था जिम्मियों पर, यानी मुस्लिम जहां का शासक कौन होगा? मुस्लिम। और वहां की जनता के ऊपर उस क्षेत्र में क्या लगा दिया जाता है? क्या लगा दिया जाता है? जजिया कर।
और इस जजिया कर का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कौन था? दक्षिण में मैंने कल आपको बताया था, एक आपका था कौन है? शिवाजी, एक आपका जसवंत सिंह और एक आपका राज सिंह। ठीक है, ये प्रमुख इनकी धार्मिक नीतियां थी। किसकी? औरंगजेब की। मैंने बता दिया, यानी मंदिरों को तोड़वाना प्रारंभ कर दिया, सिखों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, अपने दरबार में तुलादान था, उस तुलादान के ऊपर भी इन्होंने क्या लगा दी? रोक लगा दी। नवरोज था, इसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी। और झरोका दर्शन था, इस झरोका दर्शन के ऊपर भी इन्होंने क्या कर दी? रोक लगा दी। सार्वजनिक स्थल पर जो मादक पदार्थ का प्रयोग होता था, उन मादक पदार्थों का प्रयोग पर भी इन्होंने क्या कर दी? रोक लगा दी। इसके बाद में एक व्यक्ति को इन्होंने नियुक्त किया, एक अधिकारी को इन्होंने नियुक्त किया, जिसका नाम है महोत्सव। इसका काम था इनकी देखरेख करना, वेश्यावृत्ति की जो लिप्त महिलाएं थी इनको यहाँ से बाहर खदेड़ना, बाहर जलाना। और एक आपका मापतोल, और एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका औरंगजेब है ये वीणा वादक था। कौन था? वीणा वादक। औरंगजेब स्वयं में वीणा वादक था, और वीणा वादक होते हुए इन्होंने संगीत के ऊपर क्या लगा दी? रोक लगा दी। संगीत पर इन्होंने रोक लगा दी, है ना। और जब पूरे के पूरे संगीतज्ञ इकट्ठा होकर के इस संगीत का जनाजा निकाल रहे थे, जनाजा का मतलब शव यात्रा, जब शव यात्रा निकाल रहे थे तो उसको दफनाया जा रहा था, तो औरंगजेब ने कहा था कि इसे इतना गहरा दफना देना आप, इन तो ज्यादा गहरो दफना देना है कि हमेशा के लिए की आवाज ही न निकले, हमेशा के लिए आवाज ही न निकले। ऐसा कहने वाला कौन सा शासक है? औरंगजेब। औरंगजेब स्वयं क्या है? वीणा वादक है, लेकिन यहाँ संगीत के ऊपर इसने अपने दरबार में क्या कर दी? रोक लगा दी। ठीक है ना, और रोक लगा दी। अब यहाँ पर अपन आगे देखते हैं राजपूतों की नीति। ठीक है ना, दूसरी अपन बात करेंगे किसकी? राजपूतों के साथ में इसकी नीति कैसी थी? राजपूतों के साथ में इसकी नीति, है ना। और राजपूतों के साथ में इसकी जो नीति थी, इसमें एक इसके समय एक था आमेर का जय सिंह था, एक था राज सिंह कहाँ का था? मेवाड़ का। और एक जोधपुर का कौन था? जसवंत सिंह। ये इनकी सेवा में थे, मिर्जा राजा जय सिंह। इसे आराम से ये काम कर रहा था, ऐसा कोई काम नहीं करता जो औरंगजेब को चुभता था। ठीक है ना। और राज सिंह है, ये राज सिंह सबसे पहले शरत को तोड़ करके, उस संधि को तोड़ करके, और इन्होंने क्या बनाना प्रारंभ कर दिया? चित्तौड़गढ़ के किले में निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिए। और इसमें सादुल्ला खां है, वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण कार्य वापस रुकवा देता है। इसके बाद में इन्होंने एक तो जब जजिया कर लगाया, कौन सा कर? जजिया कर लगाया, तब इन्होंने विरोध किया किसका? औरंगजेब का। दूसरा, जितने भी राजपूत राजकुमारियां थी, उन राजकुमारियों का विवाह है औरंगजेब करना चाहता था। ठीक है ना, तो उस विवाह को स्वयं कर लेता है, औरंगजेब को न करने देता है, नहीं करने देता, और स्वयं क्या कर लेगा? उनके साथ में विवाह कर लेगा। तो इसमें सबसे पहले एक आएगी सबसे इंपॉर्टेंट, चारुमती। और चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? रूपनगढ़, यानी किशनगढ़ की। ठीक है ना, अजमेर के पास में रूपनगढ़ है अजमेर के पास में। उसे अजमेर अब के रूपनगढ़ की राजकुमारी थी, और उसमें इनके भाई थे मान सिंह। ठीक है ना, इनके भाई थे मान सिंह। और एक इनका विरोध था, एक अजीत सिंह था ना, कहाँ का? मारवाड़ का अजीत सिंह। इस अजीत सिंह को भी क्या करता है? ये औरंगजेब के खिलाफ शरण देता है। जब औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी जमरूद अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, तो अजीत सिंह को अपने पास रख लेगा। और अमर सिंह था औरंगजेब जसवंत सिंह का बड़ा भाई। कौन था? अमर सिंह। और अमर सिंह के बेटे पोते को ये क्या बना देता है? वहां का शासक बना देता है, इंद्र सिंह को। और वहां पर खालसा घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है? खालसा। यानी यहाँ पर जसवंत सिंह का बड़ा भाई था, और उसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। और इस अमर सिंह के पोते को ये क्या बना देगा? यहाँ पर शासक बना देता है, जिसका नाम है इंद्र सिंह। ठीक है, और इंद्र सिंह बना करके इस जोधपुर को इसने क्या घोषित कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। ठीक है ना, खालसा। यानी सीधे सीधे वो शासन है वहां पर कौन करेगा? औरंगजेब करेगा, बादशाह करेगा। खालसा का मतलब ये होता है। ठीक है ना। अब जब यहाँ से दुर्गादास राठौड़ को कहा गया था, राठौड़ सरदारों को कहा गया कि शिशु अजीत सिंह को मैं यहाँ का शासक घोषित कर दूंगा,
स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आपको कौन सा धर्म स्वीकार करना होगा? मुस्लिम धर्म। लेकिन उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया कि हम मुस्लिम धर्म है वो स्वीकार कतई नहीं करेंगे, और दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में शिशु अजीत सिंह को यहाँ से निकाल लिया गया, और यहाँ से निकाल करके आपका राज सिंह है, एक जागीर है केलवा की जागीर, ये केलवा की जागीर है, ये अजीत सिंह के पालन पोषण के लिए दे दी गई, है ना। और क्यों दे दी गई? क्योंकि अजीत सिंह की जो माँ थी जादम जादम दे, ये सिसोदिया रानी थी। कौन सी रानी थी? सिसोदिया। इस कारण से राज सिंह है ये इसका विरोधी हो गया था, बात बात पर विरोधी था। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं राजकुमारी चारुमती की, ठीक है। तो राजकुमारी चारुमती एक बार हुआ क्या, कुछ पोस्टर लेके, दीपावली का सा समय आ ही रहा है और अपन अपने घरों में लगाने के लिए पोस्टर लाते हैं कि नहीं लाते? बढ़िया बढ़िया फोटो छांट छांट ले रहा वहां, एक्टर की, हीरोइनी, अब हीरो हीरोइन की, भगवान की, देवताओं की, राजा महाराजा की, जो भी जैसी पसंद हो वैसे ही लाएगा वो। तो यहाँ जैसे ही वो एक लेडीज थी वो बाहर जा रही थी। अब उस समय हुआ क्या, वो राजकुमारी थी अपने महल में बैठी हुई थी। सुनना आप इस बात को पूरी को। राजकुमारी महल में बैठी हुई है, जब वो निकली तो अपने सहेलियों को कहती है कि वो आवाज किस बात की आ रही है, देखना एक बार। तो उन्होंने कहा कि एक महिला है और वो पोस्टर बेच रही है, चित्र बेच रही है। तो उन्होंने बुलाया कि एक बार आओ। तो उन्होंने खूब सारी फोटो थी वो ले ली, खूब सारी फोटो ले ली, और फोटो ले ली तो जैसे कई महाराणाओं की भी उन्होंने ले ली, पृथ्वीराज चौहान की ले ली, आमेर के ले ली, मेवाड़ के ले ली, इन सब की भी ली, और भगवान राम की, देवी देवताओं की, इनकी फोटो भी ली। अब खूब सारी जब फोटो बिक गई उसकी, तो उसने कहा एक फोटो मेरे पास और है और बड़ी शालीन है, वो आपको लेते ही देखते ही आपको पसंद आ जाएगी, और वो फोटो है औरंगजेब की। किसकी है? औरंगजेब की, ठीक है ना। अब उस औरंगजेब की फोटो को जैसे उन्होंने दिया कि वो दे, जैसे ही उन्होंने निकाल करके दिया, वो उस फोटो को नीचे रख के और अपने चप्पलों से, जूतों से मारने लगी, और अपनी सहेलियों को कहती है इसको इतना मारो कि ये पूरी की पूरी फट जाए, है ना। फिर उन चप्पल और जूतों से उसको मारा गया, जिससे उसकी टुकड़े टुकड़े हो गए। कहने का मतलब वो बुरी तरह से फट सी गई थी। उन्होंने अपना महिला दिवस था वो मना लिया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है क्या, वो मना लिया। और उसके बाद में उसने, राजकुमारी ने कहा सिद्धि आपको दिल्ली जाना है, और ये फोटो है उनको देना है औरंगजेब को, और ये कहना है कि रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती है, इसने आपकी फोटो की ये दशा करती, चिंदी चिंदी कर दी, इसकी फाड़ फाड़ के इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वो वहां लेकर के गई औरंगजेब के सामने, तो औरंगजेब को जैसे ही दिखाई तो औरंगजेब आग बबूला, यार मेरी फोटो की ये हालत, ऐसा किसमें हिम्मत है। तो ये महिला है, ये कहती है कि रूपनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, और उस चारुमती ने ये फोटो ही नहीं, इतनी इतनी गालियां आपको दी है कि आप पूछो मत, वो मैं बोल भी नहीं सकती, है ना, बता भी नहीं सकती आपको कि इतनी गालियां दी है। तो उसने किया क्या, औरंगजेब ने कांटेक्ट किया वहां के, जो पहले वायरलेस फोन नहीं थे, फोन किया, मैसेज किया, कहने का मतलब, और मैसेज करके उन्होंने कहा कि मैं चारुमती से विवाह करने के लिए आ रहा हूं और जल्दी आ रहा हूं। अब यहाँ पर मान सिंह है, बेचारा डर गया, और उसने कह दिया कि ठीक है भाई, आप भारत के बादशाह हो, आप विवाह करने के लिए आओगे तो आपको मना भी कौन कर सकता है, और यदि मना भी कर देंगे तो हमारा राज्य है ये छोटा सा है, हम आपका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। इस कारण से उन्होंने हाँ कर दी, और आप जिस 2 दिन मतलब आओ ना बारात लग करके, उससे 2 दिन पहले और मैसेज आप कर देना, जिससे मैं टेंट वेंट लगा करके रेडी रहूं, ठीक है, तैयार रहें, हम शादी है वो आपकी बहन, मेरी बहन की आपके साथ कर दूंगा। इस बात का पता चला चारुमती को, और चारुमती अपने भाई को कहती है कि भैया आपने मेरी मर्जी के खिलाफ, मन पूछो को नहीं, मन थे पूछो को नहीं, मेरी मर्जी के खिलाफ थे मेरे से दूर शादी कर रहे हो, मैं चारी को नहीं औरंगजेब से शादी करबो। तो उसने कहा भाई ने, तो फिर आपकी मर्जी ही चलेगी क्या? हमने कब कहा था कि तेरी मर्जी से उस पोस्टर को फाड़ना है? हमसे पूछा था क्या आपने उस पोस्टर को फाड़ने के लिए? अब तूने उस पोस्टर को फाड़ा, इसलिए यहाँ पर शादी करने के लिए वो आएगा। तो उसने कहा कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, ये शादी कभी भी नहीं करूँ। उसने कहा कि लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो लड़ो आप, मेरे को क्या लेना देना है उससे,
लड़ाई होगी तो लड़ो। उसने कहा लड़ाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लड़ाई उसी बैठा तक तो मैं देख लेती हूँ, मरना है मर लेंगे, लड़ना है लड़ लेंगे, लेकिन यहाँ की यदि तूने शादी औरंगजेब के साथ में नहीं की, वहां से चल करके सेना यदि यहाँ आएगी तो यहाँ की जो अन्य लड़कियां हैं, अपने राज्य में अन्य महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको उठा करके और औरंगजेब की सेना लेकर के जाएगी। अपना जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करना, और तेरी वजह से यहाँ इनके साथ में ऐसा होगा। तो उसने कह दिया यदि आपसे ऐसा नहीं होता, लड़ा नहीं जाता, मेरी सुरक्षा नहीं की जाती, तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। तो उस भाई कहता है, मान सिंह कहता है कि तेरी जिम्मेदारी तू जाने, तेरो काम जाने, ठीक है तू जाने भाई तेरो। अब तू नहीं मान रही है, निर्दोष जनता नहीं पसाबो चाह रही है, बाकी साथ में अत्याचार करवो चाह रही है, तो ठीक है भाई, नहीं मानो तो मना मान, तेरी सुरक्षा की तेरी जिम्मेदारी तो तू कर। तो वो बैठी बैठी, एक दिन पहले मैंने आपको भी कहा था कि एक ऐड आ रहा था उसमें कि कहीं पर भी राजकुमारियों के साथ में औरंगजेब है, वो कहीं पर प्रेशर से, दबाव के कारण उनसे विवाह कर रहा है, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। मैं नहीं, राज सिंह, मैं नहीं, राज सिंह, ठीक है ना। तो ये राज सिंह था, ये उससे मैसेज करती है, और मैसेज जैसे उन्होंने किया, कॉल किया, मैसेज किया, तो उसने मैसेज का जवाब दिया, और जवाब देकर के उसने कहा एक हंसनी है, एक हंसनी है, वो गिद्दड़ के साथ में, या फिर मुगलों की राजरानी बनेगी, ऐसा हो सकता है क्या? तो उसने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। उसने देखा यार ये मैसेज है, अपन को कर कौन रहा है, ऐसा पत्र अपन को कौन लिख रहा है? तो उसने, आजकल वो सिस्टम है डीपी चेक करना, डीपी चेक करना, यार ये मैसेज कौन कर रहा है ना। तो जैसे उन्होंने डीपी चेक की, और वो बड़ी क्यूट सी थी, सुंदर सी थी, और उन्होंने थम्स अप है वो कर दिया कि ठीक है, डन है, आप तो कार्ड है वो भेज देना, कार्ड है वो भेज देना, मैं शादी करने के लिए जब औरंगजेब आएगा तब मैं वहां पर आ जाऊंगा और आपको ले आऊंगा। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को हरण करके ले गए थे और अपने चरणों की दासी बना ली थी ना, उसी तरीके से भी आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे आपके चरणों की दासी बना लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब राज सिंह है, ये वहां पर औरंगजेब के पास में मैसेज करता है कि औरंगजेब भाई, तू जहां शादी करने आ रहा है ना, तू जहां शादी करने आ रहा है वहां शादी मैं करने वाला हूं, इसलिए वहां तेरे को नहीं आना है। इतनी बात कही। औरंगजेब कहता है कि यार थोड़े दिन पहले तूने वहां पर कर ही ली थी, आज फिर से यहाँ पर तू शादी करने के लिए तत्पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब राजसमंद में जिलवा की नाल, जहां मोकल की हत्या कर दी गई थी चाचा और मेरा के द्वारा। किनके द्वारा? चाचा और मेरा के द्वारा मोकल की हत्या। और वो किसके पिता थे? मोकल कुंभा के पिता थे। और बेटे किसके थे? बेटे हंसाबाई के, लाखा के, जिनका विवाह है वर्धावस्था में हुआ था, है ना, उनके बेटे थे। तो वहां पर एक गांव पड़ता है जिलवा की नाल के पास, और उस गांव का नाम था रूपनगर। वहां पर भी एक चंचल नाम की राजकुमारी थी। उस चंचल के साथ में आपके राज सिंह ने विवाह कर लिया था कि यार उस दिन उस चंचल के साथ में विवाह, आज इसी चारुमती के साथ में विवाह, ऐसा नहीं होगा। उस दिन आपने वहां पर शादी कर ली थी और अब यहाँ पर मैं शादी करूंगा, देख भाई गलत बात है, अब मेरे बीच में टांग नहीं अड़ाओ लो तू। तो उसने कहा नहीं, ये शादी मैं करूंगा। उसने मुझे मैसेज कर दिया और मैंने डीपी भी चेक कर ली, अब तो मैं उसे शादी करूंगा। अब जब उसने ये कह दिया तो उसने कहा कि भाई लड़ाई होगी, कि लड़ाई होगी तो देख लेंगे। राज सिंह एक दिन आराम से बैठा हुआ था और बड़ा सुस्त तरीके से सोच रहा था। दरबारी थी, वो देख रहे थे कि आज महाराजा है, महाराणा है, ये इतने सुस्त कैसे हैं। तो मंत्रियों ने पूछा कि महाराणा, आज आपके मुंह पर उदासी, ये शोभा नहीं देती एक महाराणा के मुंह पर। तो वो कहता है एक बोझ है दिल पर जो उठा नहीं सकता, एक बोझ है दिल पर जो उठा नहीं सकता, है ना। और वो क्या बोझ है वो बता नहीं सकता, वो बता नहीं सकता। इतने कह यार बताओ तो सही आप, ऐसी कोई बात थोड़ी है। तो उन्होंने कहा चारुमती है, वो
मुझे पुकार रही है, अबला राजकुमारी है, अबला है, वो है महिला, वो मुझे के पुकार रही है, उसने कह रही है कि मुझे मेरी रक्षा की जरूरत है और औरंगजेब उसके साथ में विवाह करने के लिए आ रहा है। तो कोई बात नहीं, जाओ आप विवाह करने के लिए। किसने कहा आप इतने टेंशन में क्यों हो? तो उसने कहा लड़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा विवाह। क्या करनी पड़ेगी? लड़ाई। अब जब लड़ाई करनी पड़ेगी तो भाई आप विवाह करने के लिए जाओगे तो लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। आप निस्वीकर जाइए, आप विवाह कीजिए, पर आप एक बात हमें बताइए, टोल फ्री नंबर आपने दे रखे हैं, कहीं ना कहीं राजकुमारी दुविधा में होती है, अबला नारी, तो हर एक रानी है या राजकुमारी है, आपको अबला नहीं दिखाई दे रही, मतलब नहीं दिखाई दे रही, क्या ज्यादा से ज्यादा आपके पास है तो आप हर जगह भाग करके जा रहे हो? ऐसा भी थोड़ी होता है। फिर भी आप जाइए शादी करने के लिए। तब राज सिंह अपनी सेना को कहता है, मंत्रियों को कहता है कि जब औरंगजेब अजमेर में आए ना, तो अजमेर में ही उसकी सेना को आपको रोकना है, अजमेर से 1 इंच भी बाहर नहीं आनी चाहिए। यदि अजमेर उसने क्रॉस कर दिया तो फिर मेरी विवाह है वो रानी चारुमती के साथ में नहीं होगा। अब उसने कह दिया कि ठीक है। अब यहां एक और लफड़ा, यहां सलूम्बर के राज वो थे, सलूम्बर, सलूम्बर ठिकाना है उदयपुर का, मेवाड़ रियासत का प्रमुख ठिकाना है सलूम्बर। तो यहाँ के रतन सिंह जागीरदार थे, शासक रतन सिंह चुंडावत, ये वो ही चुंडा के वंशज हैं। कौन से? वो ही चुंडा के वंशज जिसने जब उनके विवाह का नारियल हंसाबाई के लिए आया था, है ना, और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसने कह दिया था कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद में कभी ऐसा सोचूंगा कि नहीं कि मेरा विवाह होना चाहिए, क्योंकि जो रणमल था उसकी बहन का, हंसाबाई का नारियल, सगाई का नारियल रणमल, और राणा राव चूड़ा की पुत्री थी, वो यहाँ मेवाड़ में आपके चूड़ा के लिए आया था, राणा चूड़ा के लिए। तो बीच में ही राणा लाखा बैठे हुए थे दरबार में, और बैठे हुए थे तो वो कहते हैं कि यार हमारे लिए अब कौन सगाई का नारियल लेके आएगा बुढ़ापा में, है बुढ़ा होगा, अब हमारे लाल खातर कौन ले राशि नारियल। तो उसने कह दिया था कि हाँ आपकी शादी हम कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, हंसाबाई के जो पुत्र प्राप्ति मतलब पुत्र होगा वो ही मेवाड़ का क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो उस शासक बनेगा, तो उसने कह दिया था कि मंजूर है, बन जाएगा। और उसी कारण से ये आपका राणा चूड़ा था, भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के ये मालवा चला गया था, है ना। इस कारण से यहाँ रतन सिंह, इसी का विवाह हुआ था किसके साथ में? सहल कंवर के साथ में। किसके साथ में हुआ विवाह है? सहल कंवर के साथ में इनका विवाह हुआ। और ये हाड़ा रानी थी, कहाँ की थी? बूंदी की, है ना। और मैंने आपको कल कहा था ना कि जसवंत थे जी, जसवंत थे, ये जसवंत है, ये भी किसका द्वार नहीं खोलती है? जसवंत सिंह का। ये उसी की भतीजी है सहल कंवर। अब इनका विवाह हुआ, इनको मैसेज किया गया कि आपको अजमेर में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करने के लिए जाना है। तो उसने मना कर दिया था कि मैं अजमेर युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा, मेरा तो अभी नया नया विवाह हुआ है। आपका पूरी डिटेल उनको बताएगी कि ऐसे राजकुमार का है विवाह होएगा, अपने महाराणा का है विवाह होने वाला है चारुमती के साथ में, है ना, चारुमती के साथ में। तो इन्होंने कहा महाराणा अपने विवाह के लिए मेरे विवाह को खराब करेगा, मेरा अभी विवाह हुआ ही है कि मैं तो नहीं जाने वाला युद्ध करने के लिए। अब ये पूरी की पूरी बात दरबार में जब चल ही रही थी तो उसमें इस राजकुमारी को पता चला, सहल कंवर को, ये पूरी की पूरी बात सुनी उसकी, और उसने उसको समझाया कि विवाह से पहले अपना राष्ट्र है, विवाह से पहले अपना क्या है? राष्ट्र है। और आप यदि लड़ने के लिए वहां नहीं जाओगे, युद्ध करने के लिए नहीं जाओगे, तो मेरे पर थूकेंगे लोग, है ना, क्योंकि मैं सुंदर थी, इस सुंदरता के कारण इनके पति थे रतन सिंह, वो युद्ध करने के लिए नहीं गए, है ना। तो ये क्या करती है, उसको समझाती है, और समझाने के बाद में कहती है कि ये जब समझाने के बाद में उसने कह दिया कि ठीक है भाई मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। और ये जैसे नीचे गया गेट के ऊपर घोड़ा वोड़ा तैयार करके, और फिर भी वापस देखता है ऐसे, जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना, जाऊं कि नहीं जाऊं। और वो ऊपर बैठी बैठी राजकुमारानी थी सहल कंवर, वो उसे झरोके से देख रही थी। वो वापस से बाहर से उसे दिखाई दिया, रुक करके वापस देखने लग गया कि क्या हुआ। तो उसने कहा यार, उसके पास एक सैनिक खड़ा था, उसने कह दिया कि सेना नहीं लाड़ दे कुछ रानी की,
कैलारदे सेनानी। तो उसने जैसे उसको पास गया और जाके पास कहता है कि हमारे शासक हैं, राजा हैं, वो आपसे कुछ सेनानी मंगवाते हैं, सेनानी निशानी वो मंगवाते हैं। तो उसने कहते हैं कि भगवान ने राम है, उनकी पत्नी जो सीता थी, जब लंका में ले जाया गया था उनको रावण के द्वारा, तो हनुमान जी जब उनसे मिलने के लिए गए थे ना, हनुमान जी तो मिलने के लिए गए तो सीता, हनुमान जी सीता को कहते हैं कि मैं भगवान राम को क्या दूंगा, जाकर के क्या कहूंगा, क्या दिखाऊंगा, तो आप कुछ निशानी है हमें दे दो जो मैं भगवान राम को दिखा दूं। तो उन्होंने क्या दी थी, चूड़ियां, अपनी चूड़ियां है वो निकाल करके हनुमान जी को दी और फिर भगवान राम को दी थी। और ये क्या करती है, इतनी सोच करके इसने सोचा कि यार मैं उस खानदान से हूं जहां जसवंत जैसी मेरी बुआ जी थी जिन्होंने मेरे फूफा जी के लिए गेट नहीं खोला, मैं उस खानदान से हूं जिन्होंने मिट्टी का किला के लिए भी युद्ध कर लिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे, उस खानदान से हूं। तो मैं क्या करूंगी, मेरा शरीर ये जो गर्दन है यही काट करके दे देती हूँ। और जब ये गर्दन यदि मैं नहीं दूंगी काट करके, निशानी वगैरह कुछ नहीं दूंगी, तो क्या पता ये युद्ध भी सही ढंग से करेगा कि नहीं करेगा, या फिर युद्ध का नहीं करेगा तो बीच रास्ते में आ जाएगा, तो महाराणा राज सिंह का और चारुमती का विवाह नहीं हो पाएगा। इस कारण से ये अपनी गर्दन है वो काट करके उसे दे देती है। सैनिक है वो उस गर्दन को रतन सिंह को ला करके देता है। रतन सिंह उसको देख करके ये क्या हो गया है, उकचुक, और उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और उसने उसको उनके बाल थे ना बड़े बड़े, उन बालों को लगा करके पीछे गांठ दे करके और फिर अजमेर के लिए रवाना हो गया। और अजमेर में 1 इंच भी मुगल सेना को उसने आगे नहीं खिसकने दिया। इतना खतरनाक युद्ध हुआ, इतना खतरनाक युद्ध हुआ कि आप पूछो मत। और औरंगजेब की सेना थी वो अजमेर से वापस भाग खड़ी हुई, और वहां पर रतन सिंह था, लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, और आपकी चारुमती और राज सिंह का विवाह संपन्न हुआ। ये किताब जहां से मैंने पढ़ा था वहां पे उसमें लिखा हुआ था कि चांदनी रात थी और राज सिंह और चारुमती है ये दोनों पाल पे बैठे हुए थे, राजमंद झील की पाल पर। तब उन्होंने ये कहानी बताई थी, एक बार अपना जो विवाह होने वाला था उससे पहले यदि सहल कंवर, हाड़ी रानी, है ना, और यदि रतन सिंह नहीं होते तो आज अपन दोनों यहाँ नहीं बैठते। उन्होंने पूरी डिटेल से उसको बताया, और बताने के बाद में उसने चारुमती ने पूछा फिर क्या हुआ, पूरी बात खत्म हुई, फिर क्या हुआ, तो फिर वही हुआ, दोनों आज अपना यहाँ बैठे हैं, आराम से हंस रहे हैं। और यदि वो नहीं होता तो शायद अपन दोनों यहाँ नहीं रहते, औरंगजेब आ जाता, आपका विवाह कर ले जाता, और आप शायद वहां रहती, या फिर आप मरते, या क्या होता, ये नहीं होता, पता नहीं। ठीक है ना। तो ये थी आपकी कौन सी नीति, राजपूतों की नीति, है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है धार्मिक नीति, धार्मिक नीति।